हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने सोमवार को नए नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया। आयोग ने पहले कहा था कि घर घर सत्यापन के दौरान लोगों को जन्म स्थान प्रमाण पत्र और जन्मतिथि का प्रमाण देना होगा। अपने पिता का भी जन्म स्थान प्रमाण देना होगा। बता दें कि यही सब शर्तें एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में भी हैं। कांग्रेस, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कहा कि मोदी सरकार चुनाव आयोग के जरिए एनआरसी लाना चाहती है। वहीं अब चुनाव आयोग ने 30 जून सोमवार को आधिकारिक तौर पर कहा है कि अब किसी प्रमाण को देने की जरूरत नहीं है। आयोग का बयान है कि 2003 की वोटर्स लिस्ट में नामांकित 4.96 करोड़ मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इन 4.96 करोड़ मतदाताओं के बच्चों को अपने माता पिता से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के 38 जिलों में रविवार से 78,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों ने 7.72 करोड़ मतदाताओं के सत्यापन के लिए घर घर सर्वे शुरू किया है। यह प्रक्रिया अगले 1 महीने तक चलेगी और इसका मकसद वोटर्स लिस्ट से अयोग्य नाम हटाना और सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह डी नोवो प्रक्रिया नहीं है, यानी मतदाता सूची को नए सिरे से नहीं बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम 1 जनवरी 2003 की वोटर्स लिस्ट में हैं, उन्हें सिर्फ सत्यापन के लिए एक प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। आयोग ने इस सिलसिले में अब आधिकारिक बयान भी दे दिया है, जबकि पहले उसने आधिकारिक रूप से कहा था कि वोटर्स को ऐसा प्रमाण पत्र देना होगा। बहरहाल आयोग ने कहा कि जल्द ही 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा ताकि मतदाताओं को प्रासंगिक हिस्सा निकालने में आसानी हो। कर्नाटक में अक्टूबर में मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये पार्टी हाईकमान के हाथ में है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हाईकमान में क्या चल रहा है। यह पूरी तरह हाईकमान पर निर्भर है। उनके पास आगे का फैसला लेने की ताकत है, लेकिन बेवजह किसी को समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मैसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और इस दौरान सिद्धरमैया ने कहा कि हमारी सरकार चट्टान की तरह 5 साल तक चलेगी। बता दें कि ये चर्चा ऐसे समय में चल रही है जब कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला आज कर्नाटक पहुंचे हैं। वो पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा से बलात्कार के मामले में बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम आज दोपहर कोलकाता पहुंची। वहीं राज्य की दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। साथ ही पार्टी ने भाजपा के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि भाजपा को इस मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का कोई हक नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बलात्कार की घटनाएं सामने आई थीं और महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल के अंदर भी बलात्कार की घटना हुई थी। तो इन मामलों में फैक्ट फाइंडिंग टीमें कहां गईं? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा से बलात्कार की घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच भाजपा ने 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की है, जिसमें सत्यपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विप्लव कुमार देव और मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। यह टीम सोमवार सुबह कोलकाता के लिए दिल्ली से निकली है। घटना के बाद आरोप लगे थे कि अभियुक्तों का संबंध सत्तारूढ़ टीएमसी से है, जो अब स्पष्ट हो गया है कि उनका संबंध टीएमसी छात्र परिषद से था। पुलिस ने इस मामले में 2 मौजूदा छात्रों और एक पूर्व छात्र और कॉलेज के गार्ड को गिरफ्तार किया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति पर GR वापस ले लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिंदी थोपने के खिलाफ राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त विरोध प्रदर्शन न हो। विधान भवन में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठी मानुष की एकता का प्रदर्शन करके मराठी नफरत करने वालों के सिर फोड़ दिए गए हैं और अगले संकट से पहले संयुक्त मोर्चा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विरोध मोर्चा की बजाय अब 5 जुलाई को विजय उत्सव मनाया जाएगा। तेलंगाना में संगारेड्डी जिले के पासामैलवरम के औद्योगिक क्षेत्र में एक रिएक्टर में विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना वहां के सिगाची केमिकल्स फैक्ट्री में हुई। हादसे में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
मीडिया की खबरों के मुताबिक इस हादसे में 8 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है, लेकिन पाटनचेरू के विधायक महिपाल रेड्डी ने कहा कि अभी मृतक संख्या नहीं बताई जा सकती। घटना के बाद मौके पर आग बुझाने वाली गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसराइल ने गजा में कई हवाई हमले किए हैं, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जारी इसराइली हवाई हमलों के बीच लोग वहां से दूसरी जगह जा रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि इसराइल ने गजा पट्टी पर कई हवाई हमले किए हैं, जिसके कारण सैकड़ों फिलिस्तीनी परिवारों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ा। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने के प्रयासों पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने का दबाव बढ़ रहा है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक बचाव दल ने 5 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि दर्जनों घायल नागरिकों को गजा के अल अहली अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं इस्राएली सेना ने पहले ही लोगों को उत्तरी गजा के एक बड़े हिस्से को छोड़ने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद वो लगातार विवादों में बने हुए हैं। इस बीच रोहिणी ने अब अपनी शिकायत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद पर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखा है कि मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूं कि मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आगे लिखा कि इस हादसे ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और समाज के ठेकेदार एक महिला को ही अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक डर, डिप्रेशन, अवसाद में रहने के बाद अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लड़ सकूं। न्याय और सम्मान के लिए यह लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की है। आखिर यह कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए रखेल, वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोषी पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं, कोई सजा नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने शिकायत सभी जगह भेज दी है। मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के कानून पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर जबरन बिना सहमति के शारीरिक यौन संबंध बनाने, शादी का झूठा वादा करके उनका शारीरिक व मानसिक शोषण करने, विरोध करने पर जान से मारने और निजी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कनाडा ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की योजना वापस ले ली है। अब अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड को लेकर दोबारा बातचीत शुरू होगी। कनाडा के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर दोबारा बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाया था कि वह बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए अमेरिका व्यापार वार्ता रोक रहा है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया था और एक दूसरे के सामान पर टैरिफ लगाए गए थे। कनाडा सरकार के बयान में आगे कहा गया है कि डिजिटल सर्विस टैक्स इसलिए प्रस्तावित किया गया था क्योंकि कई बड़ी टेक कंपनियां कनाडा में होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं देती। कनाडा की प्राथमिकता हमेशा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता रही है ताकि हर देश का अलग अलग टैक्स ढांचा खत्म किया जा सके। बयान के अनुसार कनाडा अमेरिका समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक साझा डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। चीन ने जापान के ज्यादातर क्षेत्रों से सी फूड के आयात पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है। ये बैन 2 साल पहले फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित दूषित जल छोड़े जाने की चिंता की वजह से लगाया गया था। बीजिंग ने कहा कि वह जापान से आयात को शर्तों के साथ फिर से शुरू करेगा, लेकिन यह जापान के 47 में से 10 प्रांतों पर लागू नहीं होगा, जिसमें टोक्यो और फुकुशिमा शामिल हैं। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने 29 जून को लिखा कि फुकुशिमा के प्रदूषित पानी की लंबे समय तक निगरानी के दौरान लिए गए नमूनों में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बता दें कि 2011 में आई एक सुनामी ने जापान के उत्तर पूर्व में स्थित फुकुशिमा संयंत्र के 3 रिएक्टरों को डुबो दिया था, जिसे चेरनोबिल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना माना जाता है। फुकुशिमा संयंत्र के 6 में से 3 परमाणु रिएक्टर 2011 की सुनामी के दौरान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और इन वर्षों में वहां 1 मिलियन टन से अधिक उपचारित दूषित जल जमा हो गया। 2023 में जापान ने इस उपचारित दूषित जल को समुद्र में छोड़ना शुरू किया था।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.